सबसे पहले आप सभी छात्रों का नए वर्ष में सनराइज करियर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरीके से ये नया साल आया है उसी तरीके से एक जोश बना के रखिए अपने साथ। हर नए साल में आदमी एक रिजोल्यूशन लेता है ना कि भैया इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे। क्योंकि आप लोग छात्र हो तो इस साल पहले दिन से ही रिजोल्यूशन लीजिए कि इस साल हम कोई ना कोई जॉब क्लैरिफाई करके देंगे। देखिए 365 दिन का एक साल होता है, 1.5 दिन चला गया, देखो पता ही नहीं चला। 1.5 दिन आप लोगों का चला गया, पता ही नहीं चला। ऐसे ही दिन धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों का मेहनत करना आप लोगों का काम है कि पूरी तरीके से मेहनत करना। क्लियर है? पूरा जोश, जितनी भी ऊर्जा है अच्छे काम में लगाइए, बुरे काम में नहीं लगाना है। किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को परेशान नहीं करना है। आप छात्र हैं, आपका सिर्फ 2 कार्य होने चाहिए। जैसे अगर आपने एकेडमी ज्वाइन कर रखा है तो एकेडमी आइए, पढ़िए और घर जाइए, अध्ययन कीजिए। बस ये 2 कार्य होने चाहिए आपके, और यही 2 कार्य आपको सफलता दिलाएंगे। और अगर इन 2 कार्य से आप विचलित होते हो तो ये मान के चलिए फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। अभी आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को जो ये पीडीएफ है इकोनॉमिक्स का, आगामी एसएससी जीडी का पेपर आपका 10 जनवरी से होने वाला है। तो किसी का 10 को पड़ा है, किसी को 11, किसी को, यानी 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी के बीच में आप लोगों के पेपर होंगे। ठीक है? तो इस बीच में केवल और केवल रिवीजन ही हो सकता है, और रिवीजन के तौर पर बहुत सारा सीखने को भी मिलता है। एक तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है रिवीजन के तौर पे। ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी अगर हम रिवीजन करेंगे और बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे और एक्स्ट्रा चीज़ों को भी जानेंगे इकोनॉमी के माध्यम से, कोई भी छात्र बातें नहीं करेगा। और सभी छात्र जितने भी ये प्रश्न है, प्रश्न को देखेगा और सुनेगा। ये हमारे पास पीडीएफ पहले से है, ये पीडीएफ आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी आपको। इसमें कम से कम 500-600 क्वेश्चन है इकोनॉमी के। लेकिन आज इस लेक्चर में जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक जरूरी सूचना, जैसे अभी आपने देखा कि लगातार उत्तर प्रदेश के जितने भी उत्तर प्रदेश की पुलिस की चौकियां हैं, विभाग हैं, वहां से रिक्त पद मांगे जा रहे हैं कि भैया रिक्त पद हमें बताएं कि कितना, उसी हिसाब से वैकेंसी निकालें। तो लगभग 40,000 वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली है। और जो लड़का लड़की 18 साल से 23 साल के बीच में है और 12वीं पास है, और जैसे आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक कास्ट सिस्टम चलता है जिसमें आरक्षण दिया जाता है, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये चीज़ हो गया। तो जैसे आयु छूट भी है, जैसे ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल, ऐसे करके। यानी जो व्यक्ति 26-27 साल का है, 28 साल का है, या उसकी कास्ट या जो भी पर्चा बना हुआ है, सर्टिफिकेट बना हुआ है, उस हिसाब से है, तो आप ये मान के चलिए कि वो भी बच्चा उस फॉर्म को डाल सकता है। तो सनराइज करियर एकेडमी करवीर चित्रकूट की सर्वश्रेष्ठ संस्था में 15 फरवरी से उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 बैच चलाए जाएंगे। एक बैच होगा फाउंडेशन बैच और दूसरा बैच होगा रिवीजन बैच। रिवीजन बैच उन बच्चों के लिए है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब उनको सिर्फ रिवीजन कराना है। फाउंडेशन बैच उन बच्चों के लिए है कि जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और उनको 0 स्तर से पढ़ाना है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा, और आपके आसपास जो भी लड़का या लड़की या जो भी हैं, मैरिड वुमेन और मैरिड मैन भी इसको भर सकते हैं। ठीक है? 18 साल से 23 साल की उम्र होनी चाहिए और 12वीं पास किसी भी साइड से। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हमारे सर नंबर अच्छे नहीं बने, उससे कोई मतलब नहीं है। 33% भी आपका बना होगा तो भी वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मान्य है। और ये बहुत अच्छा मौका है, अगर आपको वर्दी से प्यार है, वर्दी चाहते हो अपने तन में, तो ये बहुत अच्छा मौका है। एसएससी जीडी देखो अभी पिछले साल का आया था, अभी ये इस साल का एग्जाम होने वाला है, फिर 2023 का फिर से आने वाला है। तो आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। किसी न किसी डिपार्टमेंट में हर दिन नौकरियां निकलती हैं, और आपने देखा होगा हर संडे किसी न किसी नौकरी का पेपर होता है ना? इंटरनेट को चेक करते रहा कीजिए कि इसमें कौन सी नौकरी निकली है, कौन सी नौकरी नहीं निकली है, और किस नौकरी में आप एलिजिबल हैं। और अगर सिलेबस सेम है तो तुरंत उसको डाल दीजिए फॉर्म और भरते रहिए। जब हम एग्जाम देंगे तो पहले विफल होंगे, असफलता हाथ लगेगी, लेकिन उससे क्या है, हमें एक अनुभव होगा कि हम कहाँ गलत थे और हमें कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है।
तो पहले आप असफलता प्राप्त करेंगे, फिर जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी। वो बहुत रेयर केस में होता है कि एक ही बार में सफलता मिल जाए, ठीक है। पहले ठोकरें खाएंगे, उसके बाद फिर आपको चलना सीख पाएंगे। चलिए हम अपने प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। आज इकोनॉमिक्स का आपको रिवीजन के तौर पे ये क्वेश्चंस कराएंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्योंकि मिश्रित नाम आया है तो एक चीज आपको बताया जाऊंगा कि जो अर्थव्यवस्था है वह 3 प्रकार की होती है। पहली होती है पूंजीवादी। कौन सी? पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है साम्यवादी या समाजवादी, और तीसरी होती है कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था कुल मिला के 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। अभी आप देखिएगा, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है इसमें जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं या जो भी बिजनेस करता है या जो उत्पादन करता है या जो उद्योग करता है वह अपने प्रोडक्ट का मूल्य खुद ही तय करता है। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य होता है वो होता है लाभ कमाना। क्या होता है? लाभ कमाना। अभी पीछे एग्जाम में आपके SSC GD में ही पूछा गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मकसद क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। फिर दूसरे नंबर पे आती है हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें बोला है समाजवादी, तो समाजवादी का मतलब आप लोग सपा पार्टी में समझिएगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सपा पार्टी को लेके आ गए। सपा पार्टी नहीं है। समाजवादी का मतलब कि सभी समाज में कल्याण करने के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था चलाई जाए। यानी जहां पर सरकार का मकसद होता है कि जो जनता है उसका कल्याण किया जाए। क्या किया जाए? कल्याण किया जाए। वो होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होता है वह मूल्य तय नहीं करता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पाद का यानी प्रोडक्ट का जो मूल्य है वो सरकार तय करती है। यानी आप बोल सकते हो कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो हस्तक्षेप होता है वह किसका होता है? सरकार का होता है। भाई सरकार मूल्य तय कर रही है तो सरकार का हस्तक्षेप हो गया। फिर आती है तीसरे नंबर पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित, अब आप नाम से समझ जाइए, मिश्रित मतलब मिला जुला, मेल, ठीक है। जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण पाए जाते हैं, वही होती है क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होता है, जो प्रोडक्ट बनाता है, वह और सरकार दोनों मिलजुल के किसी भी प्रोडक्ट का मूल्य तय करती है, ठीक है। इसमें लाभ भी होता है और इसमें समाज का कल्याण भी होता है। तो यही देखते हुए हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भारत कौन सी अर्थव्यवस्था अपना रहा है। लेकिन आपको बता दें, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से कृषि पर निर्धारित अर्थव्यवस्था है। कृषि पर निर्धारित अर्थव्यवस्था क्यों? क्योंकि हमारे भारत में 50% से भी ज्यादा लोग कहां पर लीन है? कृषि में लीन है। 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि में लीन है। कहने का मतलब देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें 50% से ज्यादा जनसंख्या कृषि करती है। तो इसका मतलब हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था तो है, लेकिन अगर कृषि के क्षेत्र में देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि से पर आधारित अर्थव्यवस्था भी है। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या वहां पे लगी हुई है, अत्यधिक जनसंख्या, बोल रहे हैं ना 50% से ज्यादा। अब 50% से ज्यादा मतलब आधे से ज्यादा देश क्या कर रहा है? कृषि कर रहा है ना। अभी देखो आप लोग इतने लोग बैठे हो, 100% आप सबके खेतों में अभी गेहूं की बुआई तो हो गई है। खैर अब गेहूं पानी लगाने जाते होंगे या ताकने जाते होंगे 100% लोग, है ना। अभी देखना, अभी आप लोग जो है मार्च अप्रैल में यहाँ से गायब हो जाओगे, है ना। मार्च अप्रैल में गायब हो जाओगे। क्यों? अरे सर मार्च अप्रैल का टाइम बड़ा खराब होता है। हम बोलेंगे आओ पढ़ लो, उत्तर प्रदेश की पुलिस की वैकेंसी आने वाली। आप बोलोगे नहीं सर, हम पहले कटाई करेंगे उसके बाद आएंगे। किसकी कटाई? गेहूं की कटाई। तो आप पूरे के पूरे किस में लीन है? कृषि में लीन है। तो कृषि में जो लीन आधी से ज्यादा संख्या
जो कृषि में लीन होती है उसी को बोलते हैं कृषक अर्थव्यवस्था। यानी हमारे भारत की कहीं ना कहीं कृषक अर्थव्यवस्था भी है। अब यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, तीनों का भाई कोई ना कोई उद्देश्य है, तीनों अर्थव्यवस्था का कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे पूंजीवादी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या था, लाभ कमाना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य कल्याण करना, समाज कल्याण करना। लेकिन आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या है, लाभ भी कमाना और कल्याण भी करना। तो हमारे देश की कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, ये जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है ना, इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का साथ साथ काम करना। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र सरकार के कंट्रोल में है, और निजी क्षेत्र मतलब जो क्षेत्र प्राइवेट कंट्रोल में है। तो मैंने क्या बताया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसी भी उत्पाद का जो मूल्य होता है वो कौन तय करता है, सरकार और बिजनेसमैन जो होते हैं, प्राइवेट व्यक्ति, दोनों मिलके, है ना। इसका उद्देश्य क्या हुआ, लाभ कमाना और प्लस समाज कल्याण करना। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है, आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है, विकासशील देश। अब मैं आपको बताता हूँ विकासशील देश यहाँ पे आया है, तो आपको बता दें अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था और पाई जाती है। ठीक है, विकास के हिसाब से अर्थव्यवस्था में विकास के हिसाब से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। एक अर्थव्यवस्था होती है विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है क्या, विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरी होती है अल्प विकसित। तीसरी कौन सी होती है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब देखिए विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जिस देश की जीडीपी बहुत ज्यादा है, जिस देश में अच्छा खासा टैक्स आता है, जिस देश के पास पैसा ज्यादा है, टेक्नोलॉजी ज्यादा है, जो देश सर्वगुण संपन्न है, जहां पर आम आदमी भी अच्छा खासा कमाता है, वही कौन सा है, विकसित देश। जैसे अमेरिका, जैसे इंग्लैंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे फ्रांस। ये ऐसे देश हैं कि यहाँ पर जो गरीब है ना, गरीब भी 4 पहिया गाड़ी लेके घूमता है ना। और हमारे यहाँ क्या होता है, अगर 4 पहिया गाड़ी आ जाएगी तो अरे घरों में बात कैसे बात होगी, बोल के नहीं, कानाफूसी वाली बात, कहाँ से लाया इतना पैसा, 4 पहिया ले आया। अब हमारे भारत में क्या है, 4 पहिया अगर ले आया मतलब 4 पहिया का मेंटेनेंस का भी पैसा उसके पास होगा, है ना, बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। तो अमेरिका और भारत की तुलना करेंगे तो अमेरिका का जो निहायती गरीब होता है उसके पास मिनिमम 1 कार होती है, और हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में क्या है, जो गरीब है अगर वह 3 टाइम का खाना खा ले वही बहुत बड़ी बात है। तो आप जरा तुलना कीजिए कि जो अमेरिका का गरीब है उसके पास मिनिमम 1 कार है, हमारे भारत का जो गरीब है वो 3 टाइम का खाना कर ले वही बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उनके गरीब और हमारे गरीब में जमीन आसमान का अंतर है। तो उनका कैसा है, वो विकसित है, उनके पास पैसा ज्यादा है, उनके पास बिजनेस ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। फिर आती है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां पर विकास हुआ तो है लेकिन उतना नहीं जितना विकसित देशों में। अब जैसे हमारे भारत की बात करें, हमारे भारत में विकास हुआ तो है लेकिन उतना नहीं जितना अमेरिका है। अब जैसे हमें कुछ अपने मिलिट्री इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, जैसे चिनूक हमने लिया कहाँ से, चिनूक कहाँ से लिया है हमने, चिनूक लिया है हमने अमेरिका से, रूस से नहीं लिया है। चिनूक हेलीकॉप्टर हमने लिया है अमेरिका से, राफेल लिया है हमने फ्रांस से, S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये हमने कहाँ लिया है, रूस से। अब क्यों लिया हमने, क्योंकि हमें जरूरत पड़ी, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी जहां पर कुछ टेक्नोलॉजी होती है और कुछ टेक्नोलॉजी नहीं होती, वहां पर या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ विकास होता है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है, उसको क्या बोलते हैं, विकासशील। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को टेक ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को टेक ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। अब ये टेक ऑफ क्या है, आपने ये जो टेक ऑफ शब्द है ये एयरपोर्ट में सुना होगा, है ना, कि भाई प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। अब प्लेन टेक ऑफ करने वाला मतलब उड़ने वाला है ना, ये चीज है। अब देखिए हमारी अर्थव्यवस्था को टेक ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। टेक ऑफ इकोनॉमी का मतलब होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, विकासशील। हमारी अर्थव्यवस्था कभी भी अब विकासशील से विकसित हो सकती है।
कहने का मतलब हमारा जो भारत देश है अब वो उसको कभी भी विकसित देश घोषित किया जा सकता है। यानी हमारे देश में अब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर हो गया है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि अब हम भी किसमें कहला जा सकते हैं, विकसित। यानी कभी भी हमारे देश को विकसित घोषित किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ इकोनॉमी। अब आते हैं अल्प विकसित। अल्प विकसित का मतलब होता है जहां पर बहुत कम विकास होता है, जहां पर खाने की सामग्री बहुत कम होती है, लोगों का भी विकास बहुत कम होता है। जैसे अफ्रीका के देश जैसे तांजानिया, सोमालिया, केनिया, यहाँ पर लोग भुखमरी के शिकार होते हैं, यहाँ के लोगों के पास कपड़े कम होते हैं, यहाँ के लोगों के पास अनाज कम होता है ना। आपने देखा होगा हमारे आदरणीय मोदी जी ने 200 गाय एक अफ्रीकन देश को दिया था, 200 गाय, ठीक है। तो 200 गाय उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि वहाँ के लोग क्या थे, अल्प पोषित थे, वहाँ के लोग भुखमरी के शिकार हो रहे थे, उन कुपोषण के शिकार हो रहे थे, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, ये लो भैया 200 गाय, और 200 गाय लो, इनसे इनका जो दूध निकालो और पियो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी होगी और आप जो है थोड़ा बहुत कुपोषण से बाहर आओगे, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? तो क्या होता है, उत्पादन। आर्थिक वृद्धि शब्द समझिएगा, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक मतलब अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, और वृद्धि मतलब बढ़ना। आपका पैसा कब बढ़ेगा? जब आप कोई उत्पादन करोगे, और कोई उत्पादन करोगे तो उसे बेचोगे भी, और जब बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा। जैसे कोई फैक्ट्री है, जैसे कोई टाटा कार बनाने की फैक्ट्री है, तो बताइए टाटा कैसे कमाएगा पैसा? टाटा की आर्थिक वृद्धि कैसे होगी? जब वो गाड़ियां बनाएगा, और गाड़ियां बनाने के बाद जब गाड़ी बेचेगा तभी तो उसकी वृद्धि होगी ना। अगर उसने गाड़ी बना दी और बेच नहीं रहा है तो क्या उसकी आर्थिक वृद्धि होगी? नहीं। यानी आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा कारक क्या है? उत्पादन, है ना। आपने भी यहाँ देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि दूध का उत्पादन, जो जितना दूध का उत्पादन करेगा, जिसके पास जितना पशुधन होगा उसके पास उतना ज़्यादा दूध होगा, और अगर बेचेगा तो उतना ज़्यादा पैसा आएगा। जितना ज़्यादा पैसा आएगा मतलब आर्थिक वृद्धि हो रही है ना। तो उत्पादन क्या है, सबसे मुख्य कारक है किसका? आर्थिक वृद्धि का। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? ठीक है, आपका जो उत्पादन है वह तेजी से कैसे बढ़ सकता है? जब आप उसमें क्या लगाओगे? पूंजी, है ना। आपके पास अगर आप पैसा लगाते जाओगे और कोई फैक्ट्री डाल दोगे, या फिर ऐसा पैसा लगाओगे जिससे उत्पादन तेजी से हो रहा है, तभी तो आर्थिक वृद्धि आपकी गतिशील होगी, है ना। जितना ज़्यादा उत्पादन करोगे जनसंख्या को देखते हुए, उतना ज़्यादा बेचोगे, और जितना ज़्यादा बेचोगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज जानने को मिलेगी। बोल रहा है क्या, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? अब ये क्षेत्र की बात कर रहा है, तो आपको बता दें अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। ये जो अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो वस्तु कच्ची है, ठीक है, कच्ची वस्तु है, वह आपके प्राथमिक क्षेत्र में आएगी। कच्ची वस्तु का इस्तेमाल करके आपने उसको पक्का बना दिया तो वह द्वितीयक क्षेत्र में आएगी, और जब वह बाजार में बिकने के लिए आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तृतीयक क्षेत्र। अब बोल रहे हैं कि हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि। यानी आप बोल सकते हो कि अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र किसका क्षेत्र होता है? प्राथमिक क्षेत्र। या प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कृषि क्षेत्र। जितनी भी कृषि है, उत्पादन है, आप बोल सकते हो उत्पादन है, जैसे मत्स्य पालन, जैसे कृषि, जैसे मुर्गी पालन, जैसे अनाज का उगाना, ये सब आपका किस में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, जैसे मान लीजिए अनाज आपने उगा दिया, जैसे गेहूं उगा दिया। अब गेहूं से भी बनाना है हमें बिस्किट, तो बिस्किट बनेगा कहाँ पे? फैक्ट्री में। तो जहाँ पर फैक्ट्री आती है वो होता है द्वितीयक क्षेत्र। जब बिस्किट बन गया तो वह बाजार में आएगा बिकने के लिए, है ना। तो जहाँ पर बिकने के लिए आ गया वही कौन सा क्षेत्र होता है? तृतीयक क्षेत्र। ध्यान दीजिए। और तृतीयक क्षेत्र को क्या बोलते हैं? सेवा क्षेत्र। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि क्षेत्र,
और द्वितीयक क्षेत्र को बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को बोलते हैं सेवा क्षेत्र। अब सेवा क्षेत्र से जुड़ा एक प्रश्न और सुनिए, हमारे भारत में टैक्स इकट्ठा होता है, तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा टैक्स आता है सेवा क्षेत्र से और सबसे कम टैक्स आता है प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स कहां से आता है? सेवा क्षेत्र से। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में होता है उत्पादन, यानी जब हम फैक्ट्री में उत्पादन करते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में क्या करते हैं? उत्पादन। जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक आप जैसे लेके आए और फैक्ट्री में गए तो प्लास्टिक का बना दिया ग्लास या प्लास्टिक का बना दिया डब्बा, तो ये क्या हो गया? द्वितीयक क्षेत्र। और फिर वही डब्बा कहाँ पे आया बेचने के लिए? मार्केट में, तो कौन सा क्षेत्र हो गया? तृतीयक क्षेत्र। यानी जहां पर उत्पादन होगा, यानी कच्ची वस्तु से पक्की वस्तु बनाई जाएगी, कच्चे माल से पक्के माल पर बनाया जाएगा, तो वो क्या होगा? द्वितीयक क्षेत्र। तो यहाँ पर क्या है? उद्योग, बिजली एवं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य भी हमारा किस में आता है? द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, और जितनी भी बैंकिंग सेवा है, इंटरनेट सेवा है, स्कूल की सेवा है, लाइब्रेरी की सेवा है, हॉस्पिटल की सेवा है, ठीक है, और पुलिस सर्विस, इंडियन आर्मी सर्विसेज, ये सब किस में आता है? तृतीयक में। देखो जहां सर्विस लगेगा वह कौन से क्षेत्र में आएगा? तृतीयक। सर्विस मतलब क्या? सेवा, तो क्या आएगा उसमें? बताइए, तृतीयक क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, व्यापार। देखो व्यापार जैसे परिवहन है, संचार है, सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? तृतीय। अभी मैंने क्या बताया कि जो सेवा क्षेत्र है वह अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र होता है? तृतीयक क्षेत्र। जहां पर आपको सर्विस मिलेगी वह क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र। इंटरनेट सेवा, बैंकिंग सेवा और आपका स्कूल की सेवा, पढ़ाने की सेवा, जैसे ये एकेडमी है, तो एकेडमी में आपको किस प्रकार की सेवा दी जा रही है? शिक्षा की सेवा दी जा रही है, तो ये किस में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ को एडम स्मिथ बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या बताया है? धन का विज्ञान। इनकी एक किताब है जिनका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ द्वारा एक किताब बनाई गई थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन, और उस वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अर्थशास्त्र को बताया है धन का विज्ञान। अर्थशास्त्र को इन्होंने क्या बताया है? धन का विज्ञान। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धन का विज्ञान बताया है इन्होंने अर्थशास्त्र को। आपके एग्जाम में आ सकता है कि विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्री इनमें से कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, एडम स्मिथ का नाम आएगा। और एडम स्मिथ इतने बड़े अर्थशास्त्री थे कि आपके किसी न किसी एग्जाम में ये अर्थशास्त्र के प्रश्न में विराजमान होंगे। ठीक है, या तो इनका नाम होगा या तो इनकी प्रसिद्ध किताब, जो किताब का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। आगे बढ़ते हैं, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है क्या? मुद्रास्फीति। अगर लगातार कीमतें बढ़ रही है, बाजार में आप लेने जाओ, कल आलू था 20 रुपए किलो, आज हो जाए 25, परसों हो जाए 30, तो लगातार कीमत बढ़ रही है। तो लगातार कीमत बढ़ने का मतलब क्या होता है? महंगाई, है ना? यानी मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई। ठीक है, अभी आपने देखा होगा कभी कभार प्याज बढ़ जाती है ना? बहुत ज़्यादा प्याज हो जाता है, कभी कम प्याज मार्केट में आएगी तो बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्याज आएगी तो कम हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि देश में लहसुन इतना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है कि घर घर बेचने आ रहे हैं, है ना? 100 का 5 किलो, 100 का 4 किलो, ऐसे करके। कभी कभी समय ऐसा भी आता है कि यही चीज़ें 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, ऐसा ना? तो जब मूल्य बढ़ता है इसका मतलब क्या है? मुद्रास्फीति, यानी महंगाई बढ़ रही है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था कहती है कि हर देश में थोड़ी बहुत महंगाई होनी चाहिए। अर्थव्यवस्था कहती है कि हर देश में थोड़ी बहुत महंगाई होनी चाहिए। क्यों महंगाई होनी चाहिए? क्योंकि महंगा प्रोडक्ट में होती है गुणवत्ता, है ना? अगर आप गुणवत्ता वाली चीज़ों का उपभोग करेंगे तो आपके जीवन में भी क्या आएगी? गुणवत्ता आएगी, है ना? जो चीज़ जितना सस्ता होती है उतनी ही वो गुणहीन होती है, उसमें गुणवत्ता नहीं होती है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है? लाइट चली गई। ओके, चार्ज नहीं है क्या? इसको